जुड़ रहे हैं। गौतम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। गौतम, मैं आपसे एक जायज़ा लेना चाहता हूँ इकोनॉमी का और कॉर्पोरेट इंडिया का। इससे पहले कि हम मार्केट्स के बारे में बात करें, आप रेगुलरली देश भर में ट्रैवल करते हैं और आप कॉर्पोरेट से ही बातचीत करते रहते हैं और अर्निंग सीजन खत्म हो ही रहा है, आपने अर्ली ट्रेंड्स देखे होंगे। ये बात निकल के आ रही है कि कंजम्पशन रिलेटेड जो कैटेगरी है, जो बहुत बड़ी कैटेगरी है देश में, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। रिफ्लेक्ट हो रहा है पिडिलाइट के नंबर्स में, एशियन पेंट के वॉल्यूम ग्रोथ में, कुछ और सिमिलर कैटेगरीज। और आज तो यूनिलीवर के ग्लोबल हेड ने भी ये कहा कि रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन का ज़बरदस्त इफेक्ट है और लोग अपना कर्टेल कर रहे हैं एक्सपेंडिचर कुछ इस तरह से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको ये शैडो जो है ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? मुझे लग रहा है कि एक्चुअली जवाब देने के पहले मैं आपके साथ मैं एक तो सहमत हूँ और ऊपर से एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि काजारे सिरेमिक्स जी हाँ, बिल्कुल, मैं भूल गया उसको ऐड करना। जो अपने देश की सबसे बड़ी सिरेमिक टाइल्स की कंपनी है, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं था और तभी भी चेयरमैन साहब ने कहा था कि लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो डिमांड का सिचुएशन है काफी टफ है और उनको लगता नहीं कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली सुधरेगा। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो एब्सोल्युटली राइट है। मुझे लगता है कि जहाँ तक अर्निंग्स का सवाल है उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा और मुझे लगता है कि रूरल इंडिया में हर साल मॉनसून सफल हो ना हो उसका तो टेंशन रहता ही है कि इस साल मॉनसून कैसा रहेगा और हर 3 साल या 4 साल को एल नीनियो का जो इफेक्ट आते रहता है। इस साल भी क्या है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हर साल मॉनसून जो है, बारिश जो है, अपने देश में बहुत महत्व है कि इस साल अच्छी होगी नहीं होगी और उस ऑब्वियसली एज ए रिजल्ट फसल पे क्या असर आएगा। तो ये मुझे लगता है कि अर्निंग्स कुछ क्षेत्रों में वीक रहेगा और ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया में भी मुझे लगता है कि इतना अर्निंग्स ग्रोथ जो आज की तारीख में भी एनालिस्ट 15% FY24 के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कंसेंसस की बात कर रहा हूं मैं, वो शायद उनको कम करना पड़े 1-2 क्वार्टर के बाद। जब रिजल्ट्स आएंगे तब उनको अंदाजा आएगा कि उनको रिवाइज करने पड़ेंगे कि नहीं अर्निंग्स को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं भूल गया कजारिया ऐड करना। इनफैक्ट कजारिया जो कि अपने सेक्टर का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो उनके रिजल्ट गड़बड़ आए। अभी अशोक कजारिया 2-3 महीने पहले आके तो बहुत चेयरफुल दिख रहे थे कि हाँ पिकअप हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अटक रही है कंजम्पशन वाली। दूसरी बात मैं समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप FIIs की साइकोलॉजी समझते हैं, आप बहुत रेप्यूटेड FIIs के साथ काम कर चुके हैं अपने प्रीवियस अवतार में। हमने देखा शुरुआती साल के शुरुआत में FIIs ने कॉल ली कि इंडिया से पैसा निकलने लगा, भीषण सेलिंग हमने देखी, एब्जॉर्ब की वो बात अलग है, और ताइवान, चाइना वगैरह जाना शुरू कर दिया। वो ट्रेड आपको एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है या अभी ये कहना जल्दी होगी कि लॉन्ग अदर एशियन इमर्जिंग मार्केट्स शॉर्ट इंडिया और पैसा निकल के जो हमें फील हुआ वो अभी ओवर नहीं हुआ है, वो थोड़ी देर चल सकता है? थोड़ी देर चल सकता है। आप देखिए कि पिछले 13 महीनों में करीबन 1,65,000 करोड़ का नेट सेलिंग आया है FIIs की तरफ से और नवंबर से देखेंगे, पिछले साल नवंबर 2022 से चाइना का मार्केट करीबन 51% हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिया में पैसा बुक हो रहा है, इतनी इतनी भारी सेलिंग आई है, उसका थोड़ा पैसा हांगकांग और चाइना दोनों में जाए। और आप ये बात भी याद रखिए कि हांगकांग विश्व की 4th लार्जेस्ट, नंबर 4 है उनका अंक, लार्जेस्ट बाय मार्केट कैप कंट्री है। तो ये दोनों मार्केट्स बड़े हैं। ऑफ कोर्स ये को याद रखना पड़ेगा कि हांगकांग का मार्केट कैप इतना बड़ा है क्योंकि काफी मेनलैंड चाइना के शेयर्स हांगकांग में भी लिस्टेड है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे। बट तो जो भी है उसकी वजह से वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है बाय इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो पैसा जरूर वहां जा रहा है इंडिया को छोड़ के। और आज की तारीख में आप देखिए कि जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स है उनका भी वेटेज इनटू चाइना करीबन 8% है आज की तारीख में, और पीक में 15% था करीबन 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे पैसा और जा सकता है, मुझे लगता है जरूर जा सकता है। और इंडिया में
एफआईज को अभी भी शायद लग रहा है कि इंडिया का मार्केट काफी महंगा है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि जो चाइना में रैली हुई है, इंडिया और चाइना का एक जमाने में मतलब मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ या अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तभी इंडिया का मार्केट चाइना से डबल वैल्यूएशन पे था। आज की तारीख में वो वैल्यूएशन गैप नैरो हो चुका है और करीबन मुझे लगता है कि 55% अपना प्रीमियम चल रहा है ओवर चाइना, लेकिन वो गैप नैरो हो चुका है। लेकिन डज दैट मीन कि एफआई वापस इंडिया आएंगे जल्दी में? मुझे लगता नहीं। मॉर्निंग गौतम, प्रियंका यार, एक और बड़ा मैटर जिसका पूरा हैंगओवर बाजार पर देखने को मिला, अदानी स्टॉक्स और उनमें एक्सपोजर बैंक्स का। हालांकि जितने भी बैंक्स थे, चाहे वो सबसे बड़े लेंडर एसबीआई हो, आरबीआई हो, वित्त मंत्री ने खुद और साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी सारी तरह की बातें आई और वो एक व्यू ही सिर्फ था क्योंकि बैंक्स पर कोई फियर लंबे समय तक दिखा नहीं है, सिर्फ वो कुछ समय की गिरावट थी। लेकिन एट द सेम टाइम LIC नंबर्स भी, क्योंकि आए इसके, LIC के लिए सिचुएशन बेटर होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन एक बड़ा एक्सपोजर LIC का अदानी स्टॉक्स में है। क्या वो एक पोटेंशियल रिस्क आपको लगता है? देखिए, अडानी स्टॉक्स में जो गिरावट आई है वो मुझे लगता है कि की जो वैल्यूएशंस थी वो काफी वैसे भी महंगी थी, वो तो कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता था। नंबर 1। नंबर 2, एफआई और डोमेस्टिक ओनरशिप वैसे भी कम थी। तो जहां तक मुझे याद है, कोई बड़े डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास तो ये अडानी स्टॉक्स ज्यादातर नहीं थे, अडानी पोर्ट्स के सिवाय, क्योंकि अडानी पोर्ट्स इज द कैश काउ ऑफ द ग्रुप। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, लेकिन एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन जो अब करेक्ट हुए हैं, शायद वैल्यू इज नाउ इमर्जिंग। नंबर 1। नंबर 2, ये जो MSCI का ओवरहैंग है, अभी भी कल शाम तक भी मैं मॉनिटर कर रहा था कि MSCI में जो चेंजेस वो लोग प्लान कर रहे हैं कि एक्चुअल फ्री फ्लोट कितना है अडानी स्टॉक्स में, और वो हिसाब से वो शायद वेटेज कम कर दें और उसके वजह से शायद और भी सेलिंग आ सकती है। तो उसका मतलब आगे जाके क्या होने वाला है, I don't have a better idea than even you or anybody else in the market. लेकिन मुझे लगता है कि at some point value will emerge और everything is good at a price. गौतम, जैसे भी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे चल के मार्केट के पास ट्रिगर क्या हैं? वो कौन से मेजर ट्रिगर्स हैं जिस पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है और वो वॉलेटाइल भी रहेगा अपने आप में, किसी न किसी वजह से उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेगा? अपना बजट छोड़ चुके हैं, अर्निंग छोड़ चुके हैं, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर थोड़ा आ गए, उसको डाइजेस्ट कर चुके हैं, अब ट्रिगर थोड़ा सा चाहिए आपसे। देखिए, ट्रिगर में मुझे लगता है कि जो सरकार का कैपेक्स है और टोटल जो कैपेक्स उन्होंने बोला है कि केंद्रीय सरकार प्लस PSUs मिला के 13.7 लाख करोड़, मतलब GDP से 4.5% ऑफ GDP जो कैपेक्स FY24 में जो सरकार ने बजट में अनाउंस किया है, मुझे दैट विल बी द सिंगल बिगेस्ट ट्रिगर। और सरकार को ये भी मतलब मुझे लगता है कि महसूस हो चुका है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में अभी भी देरी है रिटर्न करने के लिए। सीमेंट हो या कुछ और क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन हो, वहां पे कैपेक्स जरूर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की जो बात करें, कॉर्पोरेट इंडिया की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में कैपेक्स ओवरऑल पिकअप नहीं हो। और मुझे लगता है कि उसी की वजह से सरकार ने अभी भी फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP they've kept it high 5.9% for FY24। और मुझे लगता है कि वो हिसाब से द बर्डन ऑफ रिवाइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी सरकार के कंधों पे है, और इसकी वजह से सरकार को हायर फिस्कल डेफिसिट रखना पड़ेगा, वो टारगेट, और कैपेक्स करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है दैट इज द सिंगल बिगेस्ट ट्रिगर फॉर द मार्केट फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। आपने बहुत अच्छी बात बोली गौतम कि ये जो कैपेक्स को जारी रखने का जो ट्रिगर है और दारोमदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे अभी है। इनफैक्ट आज बॉम्बे में ही 2 वंदे भारत ट्रेन जो है इनॉग्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं, शिरडी के लिए और सोलापुर के लिए। और वंदे भारत तो एकदम ऐसी ज़बरदस्त रिसेप्शन मिला है सिटीजन्स से, कंट्री के बाहर भी ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। हमने इसके कुछ रिफ्लेक्शन हमने बजट में भी देखा कि कैपेक्स बढ़ाया गया, रूरल में बढ़ाया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कैपेक्स तो ठीक है, जो प्राइवेट साइड पे हम देख रहे हैं इंडिया में ग्रीन शूट्स
क्या आपको कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपको बहुत क्लियर साइंस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि आप कॉन कॉल्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपको कौन से सेक्टर्स में साइंस नजर आ रहे हैं जो प्राइवेट स्पेस भी आगे जाके कैपेसिटीज एक्सपैंड करेगी? डेफिनेटली इज नंबर वन। आई वुड से कि जिस तरह से सरकार ने अनाउंसमेंट्स की है कैपेक्स के बारे में, मुझे लगता है नंबर वन बेनिफिशियरी विल हैव टू बी सीमेंट। दूसरा है हाउसिंग। अभी आप देखिए पिछले करीबन 18 महीनों में हाउसिंग का, नॉट जस्ट बम्बई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, सब जगह पे आप देखिए कि हाउसिंग का डिमांड बढ़ रहा है। उसकी एक और वजह भी ये हो सकती है कि जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है वो शायद जाके घर खरीद रहे हैं, तो फैमिलीज एक्सपैंड हो रही है, ओवरऑल जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो रहा है। और 8 सालों तक पूरे रियल एस्टेट क्षेत्र में ना तो कोई ग्रेट डिमांड हमें देखने को आई थी, ना तो कोई नए प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे थे। लेकिन ये पिछले 12 से 15 महीनों में आई एम सीइंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन रियल एस्टेट। तो ये मुझे लगता है एक क्षेत्र है जिसकी वजह से सीमेंट की डिमांड बरकरार रहेगी। दूसरा क्षेत्र जो हमें पसंद है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मुझे लगता है अभी भी आप जो सबसे बड़ी बैंक्स देखें, HDFC, ICICI, एक्सिस और कोटक, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, स्टेट बैंक को भी मैं इंक्लूड करूंगा, ये जो 5 बड़ी बैंक्स है, मुझे लगता है उनको भी फायदा होने वाला है। नॉट जस्ट की कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ जो अभी भी सिंगल डिजिट में चल रहा है, लेकिन ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ इन द सिस्टम, जो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ विच इज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, मुझे लगता है वी प्रेफर दैट एज वेल। और जहां तक हो सके अर्बन कंजम्पशन प्लेस, मतलब जो QSR कंपनीज है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स कंपनीज, रूरल में जो आपने अभी बात की कि रूरल में अभी भी मुझे लगता है कि डिमांड पिकअप में वक्त लगेगा, तो अर्बन कंजम्पशन जो प्लेस है वी आर फोकसिंग। और एक और क्षेत्र आई वुड लाइक टू ऐड इज EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अभी पहले तो सिर्फ 2 ही कंपनी लिस्टेड थी, डिक्सन और एम्बर, और अभी और भी कंपनियां लिस्ट हो रही है, इनके IPO हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर करीबन 10 से 12 कंपनी EMS स्पेस में लिस्ट हो चुकी होगी, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इट इज अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ PLI स्कीम, इट्स अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ China Plus One। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी फोकस रखना चाहिए। राइट गौतम, आपने कई सारे स्टॉक्स यहाँ हाईलाइट किए, इनफैक्ट पब्लिक डोमेन पे हैं जो आपने नए नेम्स ऐड भी किए अपने पोर्टफोलियो में, उसमें आपने कैटेगोरिकली लैंडमार्क कार्स के लिए भी बात की है, उसके पीछे क्या रैशन लगता है आपको? कार्स इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप कंपनी है, नंबर 1। नंबर 2, they are the biggest for Mercedes-Benz, Honda Motors, Volkswagen, Jeep, और चाइनीज इलेक्ट्रिक कंपनी है BYD। आप शायद जानते होंगे कि BYD टेस्ला से भी बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और जो सरकार का फोकस है टू गेट इंडिया मोर ग्रीन, तो वेदर इट्स टाटा मोटर्स, वेदर इट इज महिंद्रा, वेदर इट इज BYD, तो इनको मतलब बढ़ावा देना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल ये कंपनी जो है लैंडमार्क कार्स, पिछले 25 सालों में जो उनका प्रमोटर है संजय ठक्कर, जिसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं कंपनी के बोर्ड पे हूँ, मुझे आपको बताना चाहिए एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन इसको मैं 25 साल से जानता हूँ। उनकी जो लगन है, मेहनत है, उसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस और कारोबार बनाया है। वो करीबन 116 सेंटर्स में है, लोकेशंस में है, और जो आफ्टर सेल्स सर्विस है वो मुझे लगता है विल बी द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ द बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। गौतम, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जो आप अभी स्टॉक्स बता रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, कोई और ऐसा सेक्टर्स जहाँ पर आपको काफ़ी दम लगता हो? मैं उसमें ना बैंकिंग जानबूझ के थोड़ा ऐड करवाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली साल का जो एक्सपीरियंस है लोगों का बैंकिंग को बहुत अच्छा है। अभी भी आप बैंकिंग पे बुलिश हैं, तो जिन्होंने पिछले साल को इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्या इस साल इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें? क्योंकि उनके ना एक माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है, यार इन्हें चला हुआ सेक्टर्स है, पता नहीं हम इसमें फंस ना जाएं। वो तो हमेशा लगता है, और ऐसी कई कंपनियां हैं जहां पे लोगों को लगा है कि ये स्टॉक डबल हो चुका है, अब शायद इसमें कुछ दम नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी
श्री सीमेंट को आप देख लो, जब करीबन 65-70 रुपए का स्टॉक था, फिर गया 700, लोगों को लगा कि भाई ये तो 10 गुना हो गया, अब तो इसकी मतलब इसमें कुछ दम नहीं रहा है, और अब आज देखिए 27-28 हजार रुपए का स्टॉक बन चुका है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो स्टॉक्स बैंकिंग क्षेत्र में जो थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि वो डबल हुए, करीबन पिछले 12 महीनों में 40 to 50% का इंक्रीज आई है, राइज इन द स्टॉक प्राइस। मुझे लगता है कि आज की तारीख में पिछले करीबन 2 हफ्ते से एफआई का काफी भारी सेलिंग आया है विद इन द बीएफआई स्पेस, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। और आज के जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे तो ऑफ द जनवरी में वो बैंक्स में आए, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा प्रेशर आया है बैंकिंग सेक्टर में, तो दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली बाय दी स्टॉक्स। ठीक, ऑल राइट गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बड़े नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। आपसे एक बार चाय पीने के लिए आना पड़ेगा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे पास शो में आने के लिए।